हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अपने बढ़ते हैं आगे कोर्स की तरफ। चूंकि हम लोग सेकंड चैप्टर तक आप लोगों ने रिवीजन कर लिया था, अब थर्ड चैप्टर है। यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो देखिए सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। करंट क्या होता है भैया? तो इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, क्योंकि करंट तो क्या होता है? करंट इज एनीथिंग विच इज इन द फ्लो इन द बीच फ्लो ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड करंट। अगर एयर मॉलिक्यूल्स आर फ्लोइंग, दैट इज एयर करंट। नाउ हियर if electric charges are flowing, if charges are flowing, that is your electric current की बात कर रहे हैं। यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। मींस इस चैप्टर में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि यहां पर जब चार्जेस स्टेटिक पोजीशन में नहीं है, यहां पर चार्जेस मूविंग स्टेट में हैं, तो वो क्या क्या फोर्स लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में हम जरूर पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले बेसिक डिटेल्स के बारे में। कौन कौन सी बेसिक डिटेल है आपकी? इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। अच्छा, कुछ नाम तो सुनने में आ रहा है भैया, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, और क्या सुनने में आ रहा है कि रेजिस्टेंस भी क्या होता है। चलिए अब एक चीज और पढ़ी है बेटा, आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ पढ़ा है ना? ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ ये कहता है, आपने कौन से क्लास में पढ़ा था? ओम्स लॉ आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा था बेटा, कि हम ये देखते हैं कि किसी जगह पर जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, उस जगह पर उतना ही करंट फ्लो करेगा। अच्छा जी, तो कितना? अब इसको यहां पर प्रोपोर्शनलिटी हटा देते तो क्या लगा देते थे? आपको ध्यान हो, V इज इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पे R क्या होता है? रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो बहुत इजी है। रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता क्या है? जब किसी एक सर्किट के अंदर फ्लो ऑफ चार्जेस को कोई चीज अपोज करती है, मतलब कोई एक ऐसी चीज, ऐसी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी जो फ्लो ऑफ चार्जेस को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, रोकती है, रोकने की कोशिश करती है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अच्छा भैया, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर? रेजिस्टेंस किस हिसाब से डिपेंड करता है? तो भैया एक कोई भी चीज है, मटेरियल, जिसकी लेंथ ज्यादा होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। सो हमको क्या दिख रहा है कि किसी चीज में जो मटेरियल की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, आपका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। अच्छा जी, अब एक चीज समझने वाली बात है कि अगर वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, जो भी हमारा वायर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, तो चार्जेस इजीली मूव कर जाएंगे, है कि नहीं? जब ज्यादा है तो चार्जेस इजीली मूव करेंगे, तो भैया वहां का रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू एरिया। चलो भैया, खैर ये चीज हम पढ़ी हुई हैं आप लोगों ने, तो इस बारे में ज्यादा उसमें सोचने की, डरने की, सब करने की कोई बात ही नहीं है। पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने एक चीज और पढ़ ली थी। क्या पढ़ ली थी सर? ये देख जरा, कॉम्बिनेशन ऑफ करंट। क्या, किस तरह से? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी, यहां पर एक सीरीज कॉम्बिनेशन था। तो एक सीरीज कॉम्बिनेशन था, सीरीज में क्या होता था? जिसमें एक ये रेजिस्टर है और एक ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस है। अगर इसकी वैल्यू है R1, इसकी वैल्यू है R2 और इसकी वैल्यू है R3, ये हम किस तरह से बोलेंगे कि ये सीरीज में है? कि जो करंट यहां से इस रेजिस्टेंस से पास होगा वही इससे, मतलब करंट की वैल्यू अगर सेम है, सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पासिंग थ्रू ऑल थ्री द रेजिस्टेंसेस, तो हम कहेंगे कि ये सभी किस में है? सीरीज में। चलो भैया, तो जब सीरीज में होता है तो इसका नेट रेजिस्टेंस कितना होता है? सिंपल ऐड कर देने का, ज्यादा कुछ नहीं। R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इस तरह से ऐड कर देते हैं। चलिए भैया, अब सीरीज के बाद आपने एक चीज और पढ़ी थी कल, क्या पढ़ा था? पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है? जब पैरेलल कनेक्शंस हम करते हैं तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है? कुछ इस तरह से है, फिर कुछ इस तरह से है, और कुछ इस तरह से है। कंडीशंस आपने पढ़ी हुई हैं, ज्यादा डीप में जाने का है नहीं। ये R1 है, ये R2 है, और सपोज ये R3 है। यहाँ पर कोई एक जंक्शन से करंट को डिवाइड होना है, और एंड में जब ये करंट, सेम अमाउंट ऑफ करंट इसके एंड पर आके मिल जाता है, तो हम ये बोल देते हैं कि ये क्या है? आपके पैरेलल स्टेट में है। तो जब पैरेलल होते हैं तो नेट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा भैया?
नेट रेजिस्टेंस होगा 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। क्या तो सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, कोई एक न्यूमेरिकल करा दो तो समझ में आता है कि नहीं? तो जरा कर लेते हैं, चलो न्यूमेरिकल भी करके देख लेते हैं। तो कैसे, बहुत इजी वाला हम कर लेते हैं, टफ वाले आप लोग कर लेना, ठीक है? तो देखो क्या करते हैं हम लोग कि कोई एक ऐसी चीज ले ली, कोई एक ऐसी चीज ले ली और कोई एक ऐसी चीज ले ली। तो सपोज इसका 2 ओम है रेजिस्टेंस, इसका 3 ओम है, इसका 4 ओम है। तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? नेट रेजिस्टेंस अभी हमने बात की, ये हो जाएगा 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम, यानी कितना हो गया? ये हो गया 2 3 5 और ये 9 ओम। 9 ओम इसका नेट रेजिस्टेंस हो गया। अच्छा जी, अब ये पैरेलल में करते हैं तो कैसा होता है सर? मान लो अगर ये पैरेलल है, ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये अगर ये 2 ओम है और ये 3 ओम है, तो अब नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? करंट देखिए यहाँ से डिवाइड हुआ है और ऐसे गया है, तो इस समय नेट रेजिस्टेंस होगा आपका 1/r इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/3। तो ये कितना हो जाएगा? जरा देखो, ये नीचे 6 हो गया और ऊपर 5 हो गया, ठीक है? तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो गया? 6/5 ओम। अच्छा जी, तो अब इस तरह से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, आप लोगों ने पहले भी बनाए हैं और आगे भी बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। एक होमवर्क दे देता हूं, ठीक है? इस होमवर्क का जवाब मुझे सभी बच्चे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे, ठीक है? बहुत इजी सा क्वेश्चन में होमवर्क में दे देता हूं, ठीक है? और चलिए भैया, यहाँ है और इसको यहाँ है और इसके और एक इसमें यहाँ है। चलिए, बहुत इजी है। 2 ओम 2 ओम 2 ओम 3 ओम और 4 ओम, यहां से यहां के बीच में निकालना है। तो हिंट अगर देते हैं हम, हिंट अगर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए आगे हिंट दे देते हैं आपको। देखिए ये दोनों क्या हो गए? पैरेलल। जो आंसर आएगा उसके सीरीज में ये, फिर इन सभी के पैरेलल में ये 4 है, फिर जो भी आंसर आएगा इसके सीरीज में ये 2 है, ठीक है? इस तरह से आपको सॉल्व करना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा भैया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जरा देखिए कि यहां पर आपको आर क्या दिख रहा है? रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी होती क्या है सर? रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये समस्या है। रेजिस्टिविटी क्या होती है? अच्छा, अभी हमने एक बात की थी कि रेजिस्टेंस क्या करता है, आपने पहले भी पढ़ी हुई है हालांकि। रेजिस्टेंस क्या होता है? जो अपोज करता है चार्जेस को, ठीक है? कितना करता है? कितना करता है? कुछ वैसे मटेरियल्स जो करंट को अपोज करते हैं सर्किट के अंदर, उनको रेजिस्टेंस कहते हैं। अब अलग अलग मटेरियल्स कितना अपोज करते हैं, ये उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है ना? तो अब रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है सर? ठीक है, आप लोगों ने कुछ रिलैक्सेशन टाइम कुछ ऐसा कुछ पढ़ा होगा, यहां से कुछ गया, पार्टिकल कोलाइड किया, ये कोलाइड किया, ये कोलाइड किया, ये भी हम पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है? तो रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी का सिंपल फॉर्मूला है, ये आप देख रहे हैं, m/n(e²) टाउ। ये टाउ क्या है? यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है? तो आप इस तरह से इस रेजिस्टिविटी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीजें आपने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई हैं बेटा, तो इसमें कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए, है ना? तो चलो नेक्स्ट अपने पेज की तरफ चलते हैं। देखिए अब यहां पर आ गया आपका रिलैक्सेशन टाइम, मतलब एवरेज टाइम बिटवीन द 2 सक्सेसिव कॉलिजन्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी भैया, ये क्या होता है? मतलब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है सर? जरा समझवा के बता दो। रिलैक्सेशन टाइम, तो रिलैक्सेशन टाइम के बारे में बात करते हैं भैया जी। हमने देखा कि थर्मल स्टेट में नॉर्मल, मतलब हम नॉर्मल टेम्परेचर पर बात करें तो हमारे जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के अंदर थर्मल एनर्जी से मूव कर रहे होते हैं, ठीक है? ये पार्टिकल यहां गया और यहां पे मान लीजिए इसका एक कॉलिजन हुआ, यहां गया कॉलिजन हुआ, यहां गया कॉलिजन हुआ। ये सारी चीजें आप लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी पढ़ी हुई हैं, वहां गैसेस के अंदर के पार्टिकल्स की बात हो रही होती थी, यहां हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो एक कॉलिजन यहां है, फिर कॉलिजन यहां है, फिर कॉलिजन यहां है, फिर कॉलिजन यहां है, हम ये इस तरह से देख रहे हैं। तो अब ये कॉलिजन, 2 कॉलिजन के बीच के पाथ को क्या कहते थे? आपको ध्यान हो, कॉलिजन के बीच के पाथ को कहते थे, चलिए बेटा, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता था?
टू सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में, ये जो दो सक्सेसिव कॉलिजन्स हैं इनके बीच में लगने वाले टाइम को क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा जी, और ये बीच के पाथ को क्या कह रहे थे हम लोग? अभी बात क्या की थी? इसको कह रहे थे फ्री पाथ। कौन सा पाथ? फ्री पाथ। ठीक है, और इसके बीच के टाइम को क्या कहते थे? रिलैक्सेशन टाइम। चलिए भैया, अब जरा एक चीज समझने वाली बात है, एक चीज जरा समझने वाली बात है कि यहां पर ड्रिफ्टिंग किस चीज को कहते हैं? ड्रिफ्टिंग किस चीज को कहते हैं? देखा बेटा, बहुत इजी है। अगर कोई पार्टिकल रैंडम मोशन कर रहा है, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, अलग अलग जगह पर रैंडम मोशन इस तरह से कर रहा है, तभी क्या हुआ? ये तो एक मेटल के अंदर था, जरा समझो, ये तो एक मेटल के अंदर था, ठीक है। अभी हमने एकदम से क्या किया? इस मेटल के ऊपर एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, यहां पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया, यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल हो गया। तो जो पार्टिकल अगर ऐसे मूव कर रहा है वो धीमे 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 किसकी तरफ ड्रिफ्ट होगा? ये इस पॉजिटिव साइड में ड्रिफ्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो टर्निंग है इसकी, जो ये जो मुड़ता है, ये जो जाता है ये पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ, ठीक है, इस चीज को, इसकी वेलोसिटी को कहते हैं, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। जो इसकी तरफ ड्रिफ्ट हो रहा है, किससे, कैसे? धीमे धीमे। देखो बेटा, अभी ये ऐसे जा रहा है, थोड़ी देर बाद देखेंगे तो ये क्या कहेंगे, 1 सेकंड बाद ये ऐसे जाएगा। अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेफिनेशंस हैं, ठीक है। हम यहाँ नॉर्मली कह सकते हैं 1 मिलीमीटर पर सेकंड, किसी किसी बुक में 2 मिलीमीटर पर सेकंड है, बेसिकली 1 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, ठीक है। तो चलिए, आपकी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम जो भी टर्म करते हैं, आपने बढ़िया सा छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा डेरिवेशन किया होगा भैया आप लोगों ने। कह दो सर आप कल से यही कहने में लगे हो, बढ़िया सुंदर प्यारा, ठीक है। कोई डेरिवेशन बढ़िया नहीं होता, सब डेरिवेशन बहुत अच्छे होते हैं, सिर्फ बढ़िया नहीं होता है कि नहीं? तो यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है माइनस ई। माइनस क्यों लेते थे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, अपॉन m इंटू टाउ। यहां टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो ये हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? I इज इक्वल्स टू NEA VD, ठीक है। NEA VD ये होता है बिटवीन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। चलिए भैया, तो ये दूसरी चीज हो जाती है आपकी। अब धीमे 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 आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखो। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है? इसके बाद आपको पढ़ना है करंट डेंसिटी किस चीज को कहते हैं। तो भैया करंट डेंसिटी, डेंसिटी तो समझ में आता है, ठीक है। तो डेंसिटी तो समझ में आता है, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया में इलेक्ट्रिक करंट कितना है किसी चार्ज, किसी मेटल के अंदर, पर यूनिट एरिया इलेक्ट्रिक करंट कितना है, उसको हम बोलते हैं आपकी करंट डेंसिटी। अच्छा भैया, तो यानी इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, जरा देखो, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया। और इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता था सर? इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता था NEA VD। हाँ जी, पर यूनिट एरिया की बात करें तो भैया इससे ये कट जाएगा। अच्छा, कट जाएगा तो इसको हम डेंसिटी को नोट करते हैं जैसे, तो ये क्या बन गया? NEVD। चलो, ये फॉर्मूला बन गया बिटवीन करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। अच्छा, अब जैसे यहाँ रजिस्टिविटी होती थी, अब रेजिस्टेंस के अंदर तो रजिस्टिविटी, अब ऐसे कंडक्टेंस की बात करें, यानी मेटल के कंडक्टेंस की तो बात करते हैं ना, कितना कंडक्टिविटी करा सकती है, मतलब कितना किसी चार्जेस को फ्लो अपने अंदर से करा सकता है, ये उसकी कंडक्टेंस होता है, ठीक है ना। और कंडक्टेंस क्या होता है? कि करंट को अलाउ कराना, और कितना कराएगा, सिंपल सी बात होती है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, हम लोग जानते ही हैं, है ना। तो अगर ये इसके बीच में हम फॉर्मूला रिलेशन देखना चाहें, किसके? आपके ये जो है आपका करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में है, दैट इज कंडक्टिविटी टाइम्स दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए ठीक है भैया। और रजिस्टिविटी अगर कह देंगे तो रजिस्टिविटी क्या होगी? इसकी आपकी कंडक्टिविटी की रेसिप्रोकल। तो क्या हो जाएगा? E/ρ। भैया बिल्कुल आराम से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे आगे बढ़ते चलो, धीमे धीमे हौले हौले आगे आगे बढ़ते चलो, ठीक है। चलिए देखते हैं,
कंडक्टिविटी हो गया। अब इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं हम लोग। पावर क्या होती है? देखो पावर क्या होती है, सबसे पहले रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये हर चीज में पावर के लिए हम जानते हैं, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो भैया जो भी हमारे चार्जेस चार्जेस कुछ ना कुछ ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ वर्क डन कर रहे हैं किसी चीज के अंदर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम इलेक्ट्रिक फील्ड और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर, अभी जो कुछ भी वर्क कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, फोर्स लग रहा है उनके ऊपर, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये सारे टर्म्स की अगर बात करें तो वो होती है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। चलिए भैया, तो इसका पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला है वर्क डन पर यूनिट टाइम। अच्छा जी, तो यहां पर क्या है आपका? आई स्क्वायर आर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर। हाँ जी बच्चों, देखिए पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या कर लिया था? आई स्क्वायर आर। तो इसको आप क्या कर सकते हो? इसको आप लोग कर सकते हो आई आर इंटू आई, फिर से, ठीक है। तो आई आर को क्या लिख सकते हो आप लोग? आई आर को वी लिख सकते हो, और ये आई हो गया, तो वी आई एक नया फॉर्मूला बन गया, है कि नहीं? तो अब इसको आप अलग में v इज इक्वल्स टू क्या रख सकते हो? आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर रख दो, तो एक और नया फॉर्मूला बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। तो देखो पावर के कितने सारे फॉर्मूले हम लोग बना सकते हैं, है कि नहीं? तो ये भी आराम से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते चलो, कोई हमको रोक ना पावे, चले चलो। देखिए वर्क डन बाय द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, इसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए वर्क डन बाय द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, इसकी जरा बात कर लेते हैं। तो जरा देखिए क्या है वर्क डन बाय द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस। हमें ये पता है H इज इक्वल्स टू, आप बहुत पहले पढ़ चुके हो बेटा, आई स्क्वायर आर टी, ये होता है, ठीक है। आई स्क्वायर आर टी, और आई को अभी हम लोग क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले? ये देखो आई स्क्वायर आर को अभी हमने क्या पढ़ा था? वी आई करा था अभी हम लोगों ने। तो ये वी आई रख लो, तो वी आई टी एक फॉर्मूला बन गया। और इसको अभी वी स्क्वायर अपॉन आर भी पढ़ा था, तो वी स्क्वायर अपॉन आर, ये इतने सारे आपके फॉर्मूले किसके बन जाएंगे? हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कोई भी सर्किट के अंदर क्या आप हीट प्रोड्यूस हो रही है। चलो भैया, ओके जी, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, देखो अब एक टर्म बच्चों के दिमाग में बहुत सारा उलझन करता है, तो ये चीज आपको बहुत समझ लो बेटा, कभी कभार आप लोग भूल जाते हो। वो ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ क्या होता है? तो भैया बहुत सिंपल सी चीज है। ईएमएफ होता है जब आप किसी सेल की बात कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक सेल की बात कर रहे हैं, तो अगर मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम पर सेल से हम करंट को ड्रॉ नहीं करें, सेल से कोई भी करंट को ड्रॉ नहीं करें उसके, लेकिन उसके उस टाइम पर उसके पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी उसका पोटेंशियल्स के बीच में जो डिफरेंस होगा, उसको हम बोलते हैं, डिनोट करते हैं किससे? ईएमएफ से। ध्यान रखना। तो ये ईएमएफ कब होगा? जब कोई भी सेल का जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो उसके जो भी एनोड और कैथोड जो होते हैं, तो वो जब, ध्यान रखना, कब होना चाहिए, किस टाइम पर हम लेंगे? जब हमने कोई भी करंट ड्रॉ नहीं किया है, ओपन सर्किट के अंदर ले रहे हैं हम, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं भाई। अब अगला पेज कहाँ गया? चलो देखिए भाई, अच्छा इलेक्ट्रिक सेल आ गया। लो भैया, इलेक्ट्रिक सेल की ही बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल होता है कि अब भैया इलेक्ट्रिक सेल हम क्या बनाते हैं? सेल क्या करता है? हमको ज़रूरत के टाइम पर हमारे सर्किट में हमें अगर कोई ज़रूरत होगी तो हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देगा, तो यानी उससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। चलो भाई, अब इसका भी कुछ कॉम्बिनेशंस वगैरह आपके सिलेबस में हैं, तो किस तरह के कॉम्बिनेशन आपके सिलेबस में हैं ये देख लेते हैं जरा। देख, हाँ जी, कुछ क्या कॉम्बिनेशंस आपके सिलेबस में देखते हैं जरा। कुछ एक सीरीज कॉम्बिनेशन, ऑब्वियस सी बात है यार, यहाँ पर भी तो सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा, ठीक है। और इसके आपने खूब सारे डेरिवेशन किए होंगे, कब कैसे कैसे, कि मान लीजिए सभी का ईएमएफ अगर मान लो सेम है तो क्या होगा, है ना। और आपने क्या किया होगा, मान लो सभी का ईएमएफ अलग अलग है, E1 है, E2 है, E3 है, और सो ऑन, इसकी वैल्यू निकालती होगी, ठीक है। तो इन सभी के अलग अलग बेसिक फॉर्मूलाज बनते हैं, और उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन इतने नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज में ये चीज़ भी रहनी चाहिए, ठीक है ना।
अब ऐसे ही आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में कर सकते हो, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको बनाना आता ही है। देखिए ये रहा सेल, एक यहाँ से एक यहाँ से, ऐसा भी हो जाएगा और आप इनको कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर भी टर्म यही आएगा कि ईएमएफ आप सेम ले रहे हो या ईएमएफ आप अलग अलग ले रहे हो। ठीक है ना, तो उस हिसाब से अलग अलग फॉर्मूलाज में छोटे 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 वेरिएशंस आप लोगों ने डेरिवेशंस के टाइम पर किए होंगे। ठीक है, तो इनसे आप आराम से बढ़िया सा न्यूमेरिकल बना लेंगे, कोई भी छोटा छोटा न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, तो फिर से कह रहा हूं बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में बहुत आराम से आप लोग कर जाओगे, बहुत आसान है। ठीक है, चलो अब एक बढ़िया सी चीज पढ़ लेते हैं। क्या बढ़िया सी चीज भैया, किरचॉफ लॉ। अरे मेरे पेन को क्या हो गया भाई, किरचॉफ लॉज, किरचॉफ लॉज के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो एक सेकंड जरा हम पेन को सही कर लें। चलिए बेटा, तो किरचॉफ लॉज की बात कर लेते हैं, किरचॉफ लॉज की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। चलो भाई, किरचॉफ लॉज, किरचॉफ लॉज देखिए भैया, बहुत सिंपल से बहुत आसान है। दो तरह की सर्किट के अंदर, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आपको करंट ड्रॉ करना है, करंट की वैल्यू निकालनी है, कितना किसी पर्टिकुलर आर्म में करंट है, तो भैया, या फिर उसके अंदर कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ है, इनको मेजर करने के लिए किरचॉफ ने दो लॉस दिए थे। पहला था आपका केवीएल, ये था आपका वोल्टेज लॉ। ध्यान ना, वो है ना, वी है ना, तो यानी वोल्टेज लॉ, इसको दूसरे शब्दों में आप लोग लूप रूल भी कहते थे, आपने पढ़ा होगा, है ना। तो बस इसको देख के कुछ नहीं करना है, बस आपको कोई भी सर्किट है, उसके अंदर कोई भी आर्म है, उसके अंदर पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। जहां डायरेक्शन, ध्यान ध्यान रखने वाली बात है, कुछ एक मैंने रूल्स बताए थे आप लोगों को, रूल्स फॉलो करने हैं आपको। लूप की डायरेक्शन देखनी है और करंट की डायरेक्शन देखनी है। ठीक है, लूप की डायरेक्शन अगर करंट की डायरेक्शन सेम है, देखिए अपनी एनालॉगी खुद बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है, तो मैं तो कहता हूं, मैं तो सजेस्ट करता हूं, आप पोटेंशियल की वैल्यू को नेगेटिव लीजिए। ठीक है, और पूरी आर्म, पूरे एक लूप के अंदर आप देख लीजिए, अगर कोई ईएम बैटरी है तो उसकी ईएमएफ की कुछ ना कुछ, पोटेंशियल की कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन होगी, तो वो वैल्यू रख दीजिए। और सिर्फ ध्यान रखिए, फिर से अपना डायरेक्शन को कंसीडर कीजिए, डायरेक्शन देखिए कैसी क्या है। और अगर मान लो बैटरी नहीं है, कह दो सर या तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर हम पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो भैया ओम्स लॉ ने क्या बताया था, ओम्स लॉ ने बताया था V इक्वल्स टू आई आर। तो उस आर्म में जो भी करंट की वैल्यू है, उसको रेजिस्टेंस की वैल्यू से मल्टीप्लाई करा दीजिए। फिर से देख लिए, यहाँ पर डायरेक्शन क्या है करंट की, उस हिसाब से वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए और इक्वल्स टू एंड में जब लूप खत्म हो जाए इक्वल्स टू करके 0 रख दीजिए, इक्वेशंस बनाइए, न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, मजादार। ठीक है, चलिए, तो अब दूसरा लॉ क्या था भाई, किरचॉफ जी ने दूसरा लॉ ये दिया कि देखिए भाई, किसी सर्किट के अंदर करंट कितना देखते हैं फ्लो करता है। देखो यहां से आई साहब आए, एक जंक्शन पॉइंट है, यहाँ से कुछ ऐसा कुछ और यहाँ से कुछ ऐसा साहब, तो यहाँ मान लीजिए I1 साहब चले गए और यहाँ मान लीजिए I2 साहब चले गए। अब भैया ये I1 और I2 कितने के बराबर कैसे होंगे, तो हम ये कहेंगे कि ये जो I आया था ना, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर देखिए, जो I आया था ना, यही किसके बराबर है, I1 और I2 के। भैया चार्जेस जो आए थे वही तो यहाँ गए ना, वही तो यहाँ गए, कोई और थोड़े ना था, कोई क्रिएट भी नहीं हुआ, कोई डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये आई है, वही है I1 और I2, यही है आपका जंक्शन रूल। एक जंक्शन पर जितना अमाउंट ऑफ करंट आएगा उतना ही अमाउंट ऑफ करंट जाएगा, आएगा जाएगा, बहुत आसान है भैया। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं। इसके हिसाब से न्यूमेरिकल बनाइए बेटा, बहुत आसान है, बहुत आराम से कर भी लोगे। और इसका बहुत हैवी वाला कोई क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला, तो टेंशन ना लीजिए। कह दो किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल तो सर कभी कभी बहुत देर में बनते हैं, इक्वेशन सॉल्व करने में टाइम लगता है, तो हम ये कह रहे हैं इतना हैवी क्वेश्चन आपके में नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा अगर उसमें आएगा कि जिसे आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लो, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, बस अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है, आराम से सॉल्व करना है। ठीक है, चलो, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है भैया, इंटरनल रेजिस्टेंस, अब ये बैटरी के अंदर कुछ होता है, कुछ सेल हमने बनाया। ठीक है,
तो भैया कोई सेल है, कोई बैटरी है, मैं लेके देखते हैं। इसके अंदर, सेल के अंदर अब देखो क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, है ना। इलेक्ट्रोलाइट को जो आपने भरा होता है, कुछ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पढ़ी होगी ना आपने, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस पढ़ा है, ठीक है। कप्रिक सल्फेट मान लीजिए, CaSO4 मान लीजिए, ठीक है। CuSO4 मान लीजिए, कुछ इलेक्ट्रोलाइट है। आप जिंक रॉड मान लीजिए आपने डाली, ठीक है। जिंक रॉड आपने डाली तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ये आपको पता है, ZnSO4 और कप्रिक सल्फेट अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर ये चार्जेस, ये जो आयंस का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ये आयंस का ट्रांसफर हो रहा है सेल के अंदर ही आसानी से ना हो जाए, ठीक है ना। तो कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट, वही रेजिस्टेंस होता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है भैया। तो यहां एक किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होता है आपका EMF तो था, देखो हम V को E ले सकते हैं, कब, जब इंटरनल रेजिस्टेंस की बात ना करें। लेकिन अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है तो इसमें से इंटरनल रेजिस्टेंस वाला IR हटा दीजिए, EV के बराबर हो जाएगा। बहुत आसान है भैया। V क्या था आपका पोटेंशियल डिफरेंस, E क्या था आपका EMF। समझ गए भैया, आसान है बहुत भैया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी भैया, तो इस हिसाब से हम ये देख रहे हैं कि इस चैप्टर में और ज़्यादा कुछ खास नहीं बचा है। चलिए ठीक है, तो अभी काम कर लेते हैं, अगले चैप्टर की तैयारी करते हैं। जब तक ये वीडियो अपलोड हो रहा है, मैं दूसरा वीडियो लाइन पर लगा रहा हूँ, तब तक आप लोग देखिए, दूसरा वीडियो सर्च कीजिए, जल्दी से अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, कल के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।